हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वर्णिम करियर इंस्टीट्यूट रिंगस। हम लोग जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, और इस इलास्टिसिटी में पिछला वीडियो लेक्चर जो था वो कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन पे बेस्ड था, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट था जहाँ तक मैं समझता हूँ। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज वो इस वीडियो को देखने से पहले उसको देखें। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेस कि जब इलास्टिसिटी की हम बात करें तो स्ट्रेस इसके अंदर क्या होता है। तो देखिए, सपोज जैसे हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक मटेरियल बॉडी है। क्या है? मटेरियल बॉडी, राइट। अब इसका ये कोई क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है? इसका क्रॉस सेक्शन है। हमने इस पे एक फोर्स लगाया F, तो क्या इतना फोर्स लगाया, इधर भी कितना लगाया हमने? फोर्स F। ठीक है, एक तरीका तो ये है, या फिर मैं इसको यहां से क्या कर दूं, यहां से इसको फिक्स कर दूं और इधर ही फोर्स लगा दूं, तब भी मान लीजिए कि दीवार पे डायरेक्ट फोर्स लगेगा, वरना फिर स्ट्रेस आएगा नहीं। तो जैसे इसको खींचते हैं तो इसके अंदर क्या आता है? स्ट्रेस। बेसिकली फोर्स ही है, बट कितने एरिया पे लग रहा है ये इसमें डिसाइड होता है। तो आप एक बात सोचिए, सपोज मैं इसको यहां से कहूं कि ये क्रॉस सेक्शन है, या आपने जो F लगाया इसका मतलब वो यहां F लग रहा है, ठीक है, ये F यहां लग रहा है, ठीक है। तो जब भी हम फोर्स लगाते हैं, तो जब हमने इसकी अंदर की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी तो हमें पता चला कि इसके अंदर सामने से जब हम इसमें इधर फोर्स लगाएंगे तो सामने एक इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है। उस फोर्स को हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स क्या कह सकते हैं उसको? रिस्टोरिंग फोर्स। मीन ये हुआ कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो सामने से कौन सा फोर्स लगा? रिस्टोरिंग फोर्स लगा। वो रिस्टोरिंग फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है? वो रिस्टोरिंग फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है? ध्यान देना, रिस्टोरिंग फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है, उसका जो रेशियो होगा दैट इज स्ट्रेस। मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स विच वन? रिस्टोरिंग फोर्स। समझ आया? आपने कितना लगाया वो अलग बात है कि आपको 99% केस ऐसे मिलेंगे जिसमें आप जितना फोर्स बॉडी पे लगाओगे उतना का उतना फोर्स कौन सा मिलेगा? रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगा। 99% केसेस में आपको ऐसा मिलने वाला है, बट 1% केस ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना इस बात के लिए? इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि हम लोग जब स्ट्रेस निकालेंगे उससे हम कौन सा फोर्स काम में लेते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। वो अलग बात है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ गई तो हम वही वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, ठीक है, ये आप आगे बढ़ने वाले हो। सो F रिस्टोरिंग अपॉन हाउ मच क्रॉस सेक्शन एरिया, कितना एरिया पे फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू F रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या हुआ? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इज नॉन एज स्ट्रेस। उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेस। मतलब इसको खींचो आप तो इसमें क्या आ गया? स्ट्रेस आ गया, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। लेकिन उस समय इसका फॉर्मूला ये बनेगा, दिस इज ओके। बट मैंने क्या बोला कि 99% केस में आपको F रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू एक्सटर्नल अप्लाइड या एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल मिलने वाली है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, स्ट्रेस इज इक्वल टू F रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, या फिर F एक्सटर्नल अपॉन एरिया। बट इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या किया, इसकी जगह पे कुछ ऐसे ले लिया, इसको यहां से फिक्स कर दिया, यहां कोई रॉड पे क्या लगा दिया, कोई वेट या मास यहां पे, ठीक है, तो mg हो जाएगा। उसके कारण जितना mg जितना नीचे लगेगा उतना इसमें क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होएगा। तो mg की वैल्यू गिवन होगी, वो हम यहां लिख सकते हैं इस वाले केस में, जहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखिए क्या होता है, mg लगाएंगे, फोर्स लगेगा नीचे, लगेगा लगेगा लगेगा,
जैसे ये फोर्स नीचे की तरफ बढ़ेगा, रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब तक mg की वैल्यू ग्रेटर देन होगी किससे, रिस्टोरिंग फोर्स से, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये नीचे चलता रहेगा, इसकी लेंथ में क्या होगी, इंक्रीमेंट। लेकिन जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव होने का मतलब क्या हुआ, खींच लिया इसको, ये रुक गया, इसकी जो इंक्रीमेंट तो था वो क्या हो गया, रुक गया। क्यों रुक गया, इधर वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, इसलिए इसमें क्या हो गया, ये अपनी जो इंक्रीमेंट था वो वहीं स्टॉप हो गया, लेंथ इसकी जो है वहीं स्टॉप हो गई। उस वाले केस को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। उस समय mg की वैल्यू किसके बराबर होगी, F रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगी। तो हम लोग ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। स्ट्रेस को हम लोग जनरली जो है सिग्मा से लिखते हैं। सो सिग्मा लिख सकता हूं मैं यहां पे, सिग्मा इज इक्वल टू दिस, दिस इज द सिग्मा। ठीक है, अब इसकी यूनिट देखिए, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, देखो यहां से न्यूटन, नीचे क्या आएगा मीटर, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, माइनस में 2 आ जाएगी, इसकी एसआई यूनिट जाएगी। इसका डायमेंशन निकालो, डायमेंशन, डायमेंशन क्या हो जाएगा, न्यूटन की कितना हो जाएगी, एम एल टी माइनस 2, नीचे क्या आएगा L2, क्या बना एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेस। क्लियर हो गई बात, ये जनरली स्ट्रेस का मीनिंग हुआ। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेस है उस वाले केस में हम इस स्ट्रेस में दो चीज देख रहे हैं। एक देख रहे हैं हम कंप्रेशन, दबाना, इसको मैंने ऐसे कंप्रेस किया, ठीक है, तब भी इसमें स्ट्रेस आएगा। इसको मैंने क्या किया, स्ट्रेच किया, तब भी इसमें क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। इसलिए जो स्ट्रेस है वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं, उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं, और अलग अलग टाइप्स के स्ट्रेस हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो उसको आप उतार लें, फटाफट पॉज करके उतार लें, फिर मैं अलग अलग टाइप्स के स्ट्रेस आपको बताता हूं। उतार लिया, तो मैं शुरू करता हूं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। सो हम लोग लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। 3 टाइप्स के आपके पास स्ट्रेस होंगे। वन इज लॉन्गिट्यूडिनल, सेकंड इज शियरिंग, और दूसरा नाम है इसका टेंजेंशियल स्ट्रेस, और थर्ड है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। डिपेंड करता है कि फोर्स कैसे लगाया गया है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया गया है, इसके बेस पे हम स्ट्रेस को कितने भागों में डिवाइड कर लेते हैं, 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है। थ्योरी मैं इसकी लिखूंगा नहीं, सबसे यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो है वो भी आपका 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इसके अंदर टेंसाइल, ध्यान देना, टेंसाइल ये बोला है मैंने, टेंजेंशियल, दिस वन। सो टेंसियल स्ट्रेस एक तो, और एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कौन कौन से होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है इसकी हम बात कर लेते हैं। देखो सपोज ये आपके पास एक सिलेंडर है, वायर है, कुछ भी मान लें आप, दिस वन। इस वायर पे मैं इस तरफ फोर्स लगाऊं F, इस तरफ भी फोर्स लगाया F, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। मान लीजिए सिलेंडर की लेंथ कितनी है, L। जैसे हम इसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, इंक्रीज हो जाएगी। ये जो लेंथ इसकी इंक्रीज होती है बहुत कम होती है, बहुत कम। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ,
सपोज डेल्टा एल इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, डेल्टा एल इसकी लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इस वाले केस में जो स्ट्रेस बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे इसको, टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास ये कोई फिक्स सरफेस है, यहां से एक वायर है ये, और मैंने ये पुली के ऊपर से यहां एक मास लटका दिया। अब क्या होगा, इस मास के लटकाने से इसकी लेंथ में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। कितना, एच। तो इसके अंदर इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तो इस तरफ क्या काम करेगा, तो आंसर है टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, ऐसा हो सकता है। क्लियर है ना। और बना लो जैसे ये लो, ये आपने फिक्स कर रखा है, यहां एक वायर है, ये इसकी लेंथ कितनी है, एल। आपने यहां फोर्स लगाया कितना, एफ। इसकी लेंथ इंक्रीज होके इतनी डेल्टा एल इंक्रीज हो गई, डेल्टा एल इंक्रीज हो गई। तो इस तरफ जो फोर्स काम करेगा, इस तरफ जो फोर्स काम करेगा, इस तरफ, ये इस डायरेक्शन में, इसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर हो गई। तो लेंथ को इंक्रीज करेंगे, वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है, उसका दूसरा नाम है टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब अलोंगेशन जो है वो किसमें हो रहा है, लेंथ में। ठीक है ना। चलिए अब बात करो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, वो कॉलम हमारे पास ये है, मान लीजिए ये वायर मान लीजिए, और इसकी लेंथ सपोज एल है। इसमें हमने इधर से फोर्स लगाया एफ और इधर से कितना लगाया एफ। देखिए इसमें हम खींच रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करने से मान लीजिए इतना कंप्रेस हो जाता है, तो अब कितना कंप्रेस हुआ, तो आंसर है डेल्टा एल। कितना कंप्रेस हो गया, मान लो डेल्टा एल कंप्रेस हो गया। ठीक है, सो दिस इज डेल्टा एल। ये जो डेल्टा एल कंप्रेस हुआ है, ये किसके कारण हुआ, इन फोर्सेस के कारण कंप्रेस हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और भी देखो, और अगर हम बात करें, आप देख रहे होंगे ये जो फोर्स लग रहे हैं ये सब कैसे हैं, परपेंडिकुलर। कैसे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब देखा जाए तो ये कैसा है, नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स है। कैसा है, नॉर्मल फोर्स। ये भी कैसा है, नॉर्मल फोर्स। मतलब जब हम स्ट्रेस निकालते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालते हैं, उस समय फोर्स कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉर्मल। किसके, सरफेस के। तो सरफेस के जो नॉर्मल फोर्स होगा, उसी क्रॉस सेक्शन वाली जगह पे हम क्या निकालने वाले हैं, आंसर है स्ट्रेस। और अगर इन सब के लिए कंसीडरेशन होता है कि ये यूनिफॉर्म है, कंप्लीट, ये जो बॉडी वो कैसी है, यूनिफॉर्मली है, और जो हम स्ट्रेस निकालते हैं वो कैसे निकाल रहे हैं, एवरेज स्ट्रेस। कौन सी निकाल रहे हैं, एवरेज स्ट्रेस निकाल रहे हैं। दूसरी बात, ये जो फोर्स लगाया गया है पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया ए पे लगाया गया है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया ए पे लगाया गया, एक साथ में से पूरा फोर्स लगाया गया, यहां पे से पूरा फोर्स लगाया गया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स नहीं लगाया। उस वाले केस में तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ता है। खैर तुम्हारे जो है उसको देखो आप, यूनिफॉर्मली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हम ये कह सकते हैं जैसे हम लोग खड़े हैं और हम लोग जैसे पिरामिड बनाते हैं, बॉयज मिलके सब लोग ऐसे पिरामिड बना लेते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे इसमें आते हैं कि थाइज के ऊपर जो है कितना स्ट्रेस आ रहा है। तो देखना पड़ेगा कि कितना वेट ऊपर से है, कितना क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लग रहा है, तो थाई के ऊपर लगने वाला स्ट्रेस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, अपने मकान बनाए, उसके अंदर एक कॉलम बनाया ये, और यहां पे इसको फिक्स किया, फिक्स्ड। तो इस कॉलम पे क्या आती है, आरसीसी आती है। मतलब इस कॉलम पे क्या है, बेसिकली लोड। वो लोड है क्या, फोर्स। इस फोर्स के कारण क्या होगा, ये कंप्रेस होता है बहुत कम, मामूली, जिसको हम डेल्टा एल कहते हैं। दिस इज डेल्टा एल, और टोटल लेंथ कितनी थी, सो दिस इज द कंप्रेसिव फोर्स। तो जितना फोर्स नीचे लगा उतना ही इसके यहां इधर भी लग रहा है, ऊपर की तरफ भी।
क्लियर होगी बात? सो दिस इज कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड दिस इज टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर होगी बात? चलिए, तो इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, फटाफट आप इसको उतार लीजिए। मैं इसका एक क्वेश्चन करके बताता हूं आपको। सपोज एक न्यूमेरिकल आपके लिए लिख रहा हूं, मैं यहां सॉल्व करके देखो। आपके पास एक वायर है, ये सपोज ये वायर किसका है? आंसर है स्टील का, स्टील वायर है। ठीक है, और इस स्टील वायर पे एक लोड लगाया हुआ है, यहां 4 kg का लोड है, 4 kg का लोड है, ये यहां पे फिक्स किया हुआ है। इसमें ये पूछा गया है कि फाइंड टेंसाइल स्ट्रेस when equilibrium is achieved. Find tensile stress when equilibrium is achieved. Clear? तो इक्विलिब्रियम आएगा उस समय इस पर टेंसाइल स्ट्रेस हमसे पूछी गई है, और ये बोला गया है, मान लीजिए टेक G is equal to 3.1 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मान के चलिए। ठीक है ना? तो बताइए ये जो स्टील का वायर है इसकी स्ट्रेस कितनी होगी? इसकी स्ट्रेस कितनी होगी? एक चीज और देखिए आप, जिसकी जितनी ज्यादा स्ट्रेस होती है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। जिसकी जितनी ज्यादा स्ट्रेस होती है वो उतना ही क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रेस का मतलब क्या हो रहा कि अगर इस पे एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये ऊपर उतना ही ज्यादा फोर्स लगा रहा है, उसकी स्ट्रेस क्या होगी? इंक्रीज। तो इस स्टील के वायर की स्ट्रेस आपको निकालनी है। पहली चीज तो स्ट्रेस कौन सी होगी? तो दिख रहा है टेंसाइल स्ट्रेस होगी। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब सिग्मा से हम स्ट्रेस को लिखे तो सिग्मा इज इक्वल टू एफ रीस्टोरिंग अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, एफ रीस्टोरिंग अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना? और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लीजिए वो हमें दिया हुआ है 2 mm। कितना दिया हुआ है? 2 mm। यह लिख लेता हूं मैं यहां पे, रेडियस मान लो इसकी कितनी है? 2 mm है इस वायर की। तो आप समझ सकते हैं ये वायर है, और इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे एक नीचे लोड लगाया हुआ है 4 kg का, तो वो इसको क्या करेगा? पूरे को नीचे की तरफ खींचेगा। तो इस वाले केस को हम सॉल्व करें तो हम लिखें फोर्स कौन सा? रीस्टोरिंग। अब रीस्टोर तो इधर लग रहा है, बट मैंने क्या कहा था? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg के इक्वल, एफ रीस्टोरिंग। समझे? तो मैं यहां लिखूंगा mg अपॉन a। तो m कितना है? 4, g कितना है? 3.1 पाई अपॉन एरिया कितना? पाई इंटू आर स्क्वायर। r कितना है? 2 mm दिया हुआ है, 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर में हो गया स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 3.1 अपॉन 10 की पावर -6। सो दिस इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10 की पावर +6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस स्टील के वायर की क्या है? स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। तो हम लोग पहले से ही सोच लेंगे, जैसे मान लो मुझे एक ऐसी रॉड बनानी है जिसके नीचे अगर एक मैं गाड़ी को लटका दूं तो वो टूटे नहीं, तो मैं क्या करूंगा? पहले इस थ्योरी को काम में लेते हुए इसकी स्ट्रेस निकाल के देखूंगा कि इतना वजन लगाने से इसकी स्ट्रेस कितनी आ रही है, और उससे कुछ ज्यादा वजन लगा के स्ट्रेस निकालूंगा, इतना ये सहन कर पा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज सही नहीं। जैसे इंडिया है, अपने इंडिया में क्या होता है? इंडिया में अपन एक व्हीकल बनाते हैं, उसमें 5 सवारी बैठ सकती हैं, बैठती 10 है, तो कंपनी वाले पहले से 10 का मार्जिन लेके चलती है, उनको पता है ये तो 10 बैठेंगे। ठीक है, तो पहले से वो स्ट्रेस, स्ट्रेन, हर चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना? तो 5 के अकॉर्डिंग नहीं बनाते, वो 10 गुना ज्यादा मार्जिन लेके चलते हैं। अपने इंडिया में ऐसा होता है, जिससे वो नुकसान नहीं हो। ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट longitudinal stress. Now we will study about shearing or tangential stress or volumetric stress. आप इसको उतार लीजिए, फटाफट पॉज कर लीजिए, उतार लीजिए।
तो सेकंड है आपका टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? तो मैंने आपसे पहले कहा कि स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है, हाउ वी अप्लाई फोर्स ऑन द मटेरियल बॉडी इन विच डायरेक्शन। मतलब हमने जो फोर्स लगाया वो किस डायरेक्शन में कितना लगाया, किधर लगाया, उस पर डिपेंड करता है कि उसमें स्ट्रेस कैसी आने वाली है, नॉर्मल आने वाली है, कंप्रेशन वाली आने वाली है, टेंजेंशियल आने वाली है, शियरिंग आने वाली है, किस टाइप की स्ट्रेस में आने वाली है। तो सेकंड थिंग इज टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। देखिए इसके लिए हम क्या समझेंगे, सपोज आपके पास एक क्यूब, ये क्यूब है, ये आपके पास एक क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब पे हमें फोर्स लगाना है। सपोज फोर्स जो है वो इसकी इस वाले फेस पे पैरेलल टू सरफेस लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मेरे पास, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये है। अब मैं इस पे एक फोर्स तो लगाऊं मैं बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ दबा के, ऐसे। ये तो कौन सा हुआ, टेंसाइल। टेंसाइल मतलब अपना लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में भी कौन सा, कंप्रेशन वाला। इसको ऐसे ऐसे खींचूं ऊपर की तरफ, यहां फोर्स लगा के ऊपर की तरफ खींचूं, तब भी वही बनेगा नॉर्मल वाला। बट मैं इस पे फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में, ऐसे इस तरफ, इस वाली सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में। ये डायग्राम है, यहां पे इसके पैरेलल फोर्स लगा रहा हूं इस तरफ, इस वाले ऊपर वाले फेस पे, ठीक है। और इस केस में मैं नीचे वाला जो फेस है उसको मैं मान रहा हूं फिक्स। इसको यहां से पकड़ लिया, यहां पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अगर ये टिल्ट हो जाएगा तो उस वाले केस में आप देखिए इसकी शेप कैसी होने वाली है। इसके फोर्स लगाने से ये कुछ ऐसे आगे बढ़ जाएगा, कुछ ऐसे आगे बढ़ जाएगा। देखिए ढंग से, ये कुछ ऐसे आगे बढ़ेगा। यहां से फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया है, इस सरफेस के टेंजेंशियल, और यहां ये इसका फिक्स्ड फेस है। क्लियर होगी बात? अब ये जो फोर्स है वो कैसा लगाया हमने, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल, और हम कह सकते हैं इसको क्या, पैरेलल टू सरफेस। पैरेलल टू सरफेस, ठीक है। कितना एरिया पे लगा, तो मैं अभी क्या बोल रहा हूं, इस पूरे एरिया की बात हो रही है, जो फोर्स लग रहा है वो पूरे पे लग रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे तो लिमिट लगानी पड़ेगी, मैथ्स के स्टूडेंट आप लिमिट लगा के और फिर सॉल्व करना पड़ता है। अभी हम एवरेज स्ट्रेस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में जो आपका स्ट्रेस होगा वो क्या बना, इस स्ट्रेस को हम लोग क्या करें, शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस क्या बनेगा, F टेंजेंशियल अपॉन एरिया। F टेंजेंशियल अपॉन एरिया, इस वाले एरिया की बात हो रही है, दिस वन, इस वाले एरिया की बात हो रही है, ठीक है। इसकी लेंथ ये L मान रहा हूं मैं, ये टेंजेंशियल स्ट्रेस रहेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये फोर्स टेंजेंशियल नहीं लग रहा, कैसे नहीं लग रहा, टेंजेंशियल नहीं लग रहा, मतलब इस डिब्बे पे ये फोर्स इधर ना लग के इधर लग रहा है। सपोज F किसी एंगल थीटा पे, सरफेस के साथ किसी एंगल थीटा पे अगर फोर्स लग रहा है तो फिर हम टेंजेंशियल फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, कंपोनेंट में डिवाइड कर लो। एक फोर्स का कंपोनेंट इधर मिलेगा और एक फोर्स का कंपोनेंट इधर मिलेगा। दिस इज Ft, T फॉर टेंजेंशियल, F टेंजेंशियल ये बन गया, जिसकी वैल्यू होगी F cos थीटा। जिसकी वैल्यू क्या होगी, F cos थीटा। और इधर क्या मिलेगा, F sin थीटा, जो कैसा है, F नॉर्मल। ये नॉर्मल है और ये कौन सा है, टेंजेंशियल। इसका ये मीनिंग हुआ कि अगर इस डिब्बे पे इस टाइप से किसी एंगल थीटा पे फोर्स लगता है तो उसमें टेंजेंशियल और नॉर्मल
दोनों स्ट्रेस एक साथ बनती है। समझ रहे हो बात को? अगर हम एंगल थीटा के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो उस वाले केस में टेंजेंशियल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस दोनों एक साथ डेवलप होती है। सो अगर मैं ऐसे लिखूं, टेंजेंशियल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस की फॉर्मूला हो जाएगा F cos थीटा यहां के लिए अपॉन एरिया। और अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस, तो वो क्या आएगा F sin थीटा अपॉन एरिया, F sin थीटा अपॉन एरिया बन जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये होती है टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। ओके, तो दिस इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। फटाफट इसको पॉज करके उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब एक एग्जांपल लेके इसको हम लोग जो है क्लियर कर लेते हैं कंप्लीट, जो कुछ थ्योरी हमने पढ़ी है। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन में आने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक ऐसी बॉडी है और इस मटेरियल बॉडी, ये आपके पास क्या है, मटेरियल बॉडी। इस मटेरियल बॉडी पे जो है क्रॉस सेक्शन सपोज है A, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है। इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये देखिए ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शन है और ये कह रहा है कि मान लीजिए यहां एक कंसीडर कीजिए कि ऐसा ही क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये जो बॉडी है इसको ऐसे तिरछा काटिए, ऐसे ऐसे ऑब्लिक, जो ऑब्लिक काटेंगे ऐसे काटेंगे, आपको काटना नहीं, कंसीडर करना है कि मान लो एक ऐसा प्लेन है, ऐसा प्लेन है ये वाला जो मैंने ये ब्लू कलर वाली इंक से बना रखा है, ये प्लेन है। इस प्लेन पर एक फोर्स लगाया गया नॉर्मल, इधर लग रहा था, इधर लग रहा था, ये नॉर्मल है, फोर्स नहीं लगाया गया, ये नॉर्मल है ना, और ये फोर्स लगाया गया है F। नॉर्मल कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। नॉर्मल कितने एंगल पे है भाई, थीटा एंगल पे है, ये कहा गया है। अब ये कहता है इस केस में कि फाइंड टेंसाइल एंड शियरिंग स्ट्रेस ऑन द प्लेन, इस प्लेन के ऊपर ये हमें बताने हैं, और बताइए थीटा की वैल्यू व्हेन टेंसाइल एंड शियरिंग स्ट्रेस इज मैक्सिमम, ये हमसे पूछा गया है। तो यहां हम लोग देखें तो क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखना। ये आपकी जो बॉडी है इस पर ये आपका प्लेन है, इस प्लेन पे ये जो है वो क्या है, नॉर्मल बना हुआ है, और ये एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा, राइट, ये थीटा दिया हुआ है, और ये आपका क्रॉस सेक्शन यहां पे। क्लियर? अब आप ये देखिए ये एंगल अगर थीटा तो ये कितना होगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको नाम दे रहा हूं मैं P, इसको बोल रहा हूं Q पॉइंट, P और Q पॉइंट। क्लियर? अब इस नॉर्म इस तरफ कितना फोर्स काम कर रहा है, F। अगर ये F फोर्स काम कर रहा है तो F का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, तो आंसर है F cos थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, F sin थीटा। ठीक है, तो F cos थीटा एंड F sin थीटा दो यहां पे कंपोनेंट बन जाते हैं। ठीक है, अब आप यहां से देखिए नॉर्मल किसके नॉर्मल हो रहा है, देखिए इस वाले प्लेन के नॉर्मल, जो नॉर्मल होगा वो कौन सा देगा हमें, टेंसाइल। ठीक है, और जो इस प्लेन के पैरेलल होगा वो कौन सा देगा, यानी ये F पैरेलल होगा, ठीक है, वो कौन सा देगा, शियरिंग स्ट्रेस। दोनों निकाल सकते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले हम लोग कौन सा निकाल ले, टेंसाइल स्ट्रेस, दिस इज इक्वल टू, टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब हुआ नॉर्मल फोर्स कितना, F cos थीटा अपॉन एरिया, F cos थीटा अपॉन एरिया। बट ये एरिया कितना, इस सरफेस का एरिया चाहिए हमें, ये एरिया कितना है ये हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए आप इसमें पाइथागोरस यूज ले सकते हैं। cos थीटा क्या होगा, cos थीटा दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर, सो cos थीटा हो जाएगा आपका दिस अपॉन दिस, PQ, दिस इज व्हाट A अपॉन PQ। तो PQ कितना आएगा, PQ इज इक्वल टू A अपॉन cos थीटा। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आ जाएगा, A अपॉन cos थीटा। तो अगर हम लिखें यहां पे दिस इज PQ, तो आपने लिखा F cos थीटा
अपॉन पी क्यू कितना है ए अपॉन कॉस थीटा, तो कितना आया एफ कॉस स्क्वायर थीटा, एफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए, ये आ जाएगा आपका टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर है? दिस इज एफ कॉस थीटा नॉर्मल फोर्स कितने एरिया पे, तो आंसर है ए अपॉन कॉस थीटा वाले एरिया पे, कि कॉस थीटा कितना बना आपका दिस अपॉन दिस, ठीक है। सो दिस इज एफ कॉस थीटा, ये आपका आ गया टेंजेंशियल। इसके बाद क्या निकालना है शियरिंग, शियरिंग स्ट्रेस, तो शियरिंग स्ट्रेस के अंदर क्या आ जाएगा, तो शियरिंग स्ट्रेस के अंदर आ जाएगा यहां से आप लिखोगे दिस इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा अपॉन ए अपॉन कॉस थीटा, ऐसे। सो यहां से क्या आएगा एफ, और यहां इसको क्या मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा, अपॉन में क्या आएगा एफ अपॉन 2a, ये क्या आ जाएगा इसकी शियरिंग स्ट्रेस, क्या आ जाएगी शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, ये शियरिंग स्ट्रेस आ जाएगी। अब कब मैक्सिमम और मिनिमम होगा, थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो देखिए सेकंड देखिए व्हेन थीटा, इसकी बात करो टेंसाइल स्ट्रेस कब मैक्सिमम होगी, जब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी, मतलब इसका ये हुआ कि cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1, थीटा की वैल्यू कितनी हुई 0, यानी थीटा की अगर वैल्यू 0 हो, थीटा की वैल्यू 0 हो, ये एफ ऐसे काम करे, उस वाले केस में कौन सा टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगी मैक्सिमम होगी। क्लियर? ऐसे दूसरे वाले में देखो शियरिंग स्ट्रेस में इस पर डिपेंड कर रहा है sin 2 थीटा पे, तो sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमम, sin 2 थीटा विल बी मैक्सिमम, और which is equals to 1, so 2 थीटा is equals to 1, थीटा is equals to, अच्छा यहां से sin 2 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, तो ये आएगा sin इनवर्स 1, तो 2 थीटा is equals to कितना होगा पाई बाई 2, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, तो थीटा is equals to 45 पर क्या, तो आंसर है शियरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है, इसको फटाफट पॉज करो, उतारे लास्ट पढ़ते हैं इसका। तो बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की नंबर 3, बड़ा सिंपल सा छोटा सा ध्यान दो। मान लीजिए ये एक आपके पास बॉडी है, किसी भी शेप की हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि स्फीयर है, पर मैं स्फीयर से आपको थोड़ा फील आ जाएगा, और इस पे एक फोर्स काम कर रहा है F, सभी डायरेक्शन से फोर्स के कितना काम कर रहा है F, सब डायरेक्शन से फोर्स काम कर रहा है F, इधर से भी F, इधर से भी F, इधर से भी F, इधर से भी F, सभी डायरेक्शन से F फोर्स काम करना चाहिए, एक से करेगा तो नहीं होगा, फिर तो वो कंडीशन आएगी जो पहले पढ़ी है। तो सभी डायरेक्शन से सेम मैग्नीट्यूड, F कैसा है कांस्टेंट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। जब इतना फोर्स इसके ऊपर ऐसे लगेगा तो क्या इसकी साइज में डिफरेंस आएगा, आंसर है यस, इसकी साइज क्या हो जाएगी कम, इसकी साइज जो है क्या हो जाएगी डिक्रीज्ड, साइज आएगी इसकी डिक्रीज्ड, ठीक है। अच्छा भाई, और देखिए इसकी साइज डिक्रीज रहेगी, शेप कैसी रहेगी, शेप पहले भी गोल था अब भी गोल है, शेप क्या रहेगी सेम कांस्टेंट, वो की वही रहेगी जो पहले थी, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। और देखिए इसके अंदर ऐसा होने से मान लीजिए पहले इसका वॉल्यूम कितना था v, अब ये कुछ ऐसा हो गया, सब डायरेक्शन से फोर्स लगा था, और डेल्टा v वॉल्यूम इसका कम हो गया, तो रिमेनिंग कितना v माइनस डेल्टा v। क्लियर? अब थोड़ा सा आप फील लेना कि आपके पास ये स्फीयर था और स्फीयर को आपने चारों तरफ से बराबर अमाउंट के फोर्स से कंप्रेस किया, जब कंप्रेस करेगा तो अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा, अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा,
जो आपके लगाए गए फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। समझ लो, दैट रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, अपॉन एरिया। तो फोर्स कौन सा, वही रिस्टोरिंग, अपॉन क्या, एरिया। एरिया मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो 4 पाई आर स्क्वायर, कितना, अगर इसकी रेडियस कितनी है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर्स अपॉन वही आपका क्या बन जाएगा इस पे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और एक्चुअल में ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स होता है वो प्रेशर में चेंज के कारण हो रहा है। जो फोर्स या फोर्स जो आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, प्रेशर में चेंज के कारण। इसलिए इस टाइप की चीज को समझने के लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि ये पानी के अंदर है। किसमें, पानी के अंदर। किस वॉल्यूम को हमने पानी में डाल दिया। पानी में क्या होता है कि पानी जो वाटर जो है वो सभी डायरेक्शन से फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है, प्रेशर P is equal to F upon A। So force कितना हुआ, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। तो वाटर की कंडीशन है कि वो सभी डायरेक्शन से समान अमाउंट का क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। तो जो भी इसमें प्रेशर में चेंज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, फोर्स में, या फोर्स के कारण चेंज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, प्रेशर के कारण आ रहा है। तो इस वाला जो केस होगा उसको क्या बोला जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस। समझ में आ गई बात, फटाफट इसको लिख लो, बड़ा सिंपल सा था। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेन। तो बात कर लेते हैं स्ट्रेन की, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ 5 मिनट का। हम फटाफट देख लो स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन बेसिकली जब हम लोग बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है, तो साथ साथ उसमें स्ट्रेन भी डेवलप होता है। स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेन आ गया। स्ट्रेन बेसिकली क्या है, देखिए, चेंज इन साइज ऑफ बॉडी अपॉन ओरिजिनल साइज। सिंपल, चेंज इन अपॉन ओरिजिनल। अगर आप डायरेक्ट याद रखो तो ऐसे लिखना, चेंज इन अपॉन ओरिजिनल। देखो कैसे, अब मैंने कहा चेंज इन साइज, जैसे हम लेंथ की बात कर रहे थे, लेंथ को इंक्रीज किया, कितनी लेंथ चेंज हुई, डेल्टा एल। कितनी इंक्रीज हुई मतलब डेल्टा एल। उसमें किसका डिवाइड किया, ओरिजिनल साइज का। ओरिजिनल साइज क्या थी, एल, ऊपर भी एल और नीचे भी एल। तो इसका यह मतलब हुआ कि इसकी कोई यूनिट ही नहीं होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। मतलब स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन जो है वो कैसा है, तो आंसर है यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्लियर होगी बात। चलिए, अब ये जो स्ट्रेन है वो भी 3 टाइप्स का होता है, वही जो हमने अभी पढ़ा है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना आपको। नंबर 1 कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, लॉन्गिट्यूड का मतलब समझ में आता है आपको, ये आपके पास वायर, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी, L, इस पे आपने फोर्स लगाया कितना, F, इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई, डेल्टा L। सो हाउ मच लेंथ विल इंक्रीज, डेल्टा L। तो कितना चेंज हुआ साइज में, डेल्टा L। चेंज कितना हुआ, डेल्टा L, क्योंकि पहले अब कितना है, L प्लस डेल्टा L। पहले कितना था, L, तो L प्लस डेल्टा L माइनस L इज इक्वल टू डेल्टा L। तो चेंज कितना आया, डेल्टा L। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो आएगी वो क्या आएगी, चेंज इन अपॉन ओरिजिनल। इसलिए बोल रहा हूं ऐसे याद रखो, चेंज इन अपॉन ओरिजिनल। सो डेल्टा L अपॉन L, ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसी को हम ये कह सकते हैं कि ये आपका वायर था, ठीक है, ये आपका वायर, इसकी लेंथ कितनी, L, आपने फोर्स इधर से लगाया, देखो यहां पे F था, इस तरफ इधर से फोर्स लगाया F, इधर से फोर्स लगाया F, और इससे क्या हुआ, कंप्रेस हुआ, इतना हो गया, तो कितना चेंज आया, वही डेल्टा है। इसका भी ये तो आएगा डेल्टा L अपॉन L, सिंपली, ठीक है। चलिए, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेन। नंबर 2 कौन सा, शियर, शियरिंग स्ट्रेन। तो अभी आपने ये भी पढ़ लिया शियरिंग का मतलब क्या होता है। तो शियरिंग थोड़ा ध्यान देना कि मान लीजिए ये आपने एक यहां आपने एक फोर्स लगाया था ऐसे F,
कैसा था, फिक्स्ड, ठीक। अब ये फिक्स है और ऊपर वाले पे हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे, ठीक है। तो इसकी जो है वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, साइज की चेंज हो जाएगी। अब ऐसा करने से क्या होगा, तो आंसर है ऐसा करने से ये कुछ ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इधर से भी कुछ ऐसा होगा। तो इस वाले केस में आप ये देखेंगे कि इस वाली लेंथ के साथ में इसमें कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये दिस वन, इसमें ये क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ढंग से देखना, ये तो एंगल में, और ये इतना आगे बढ़ गया, सपोज x। जब आप ऊपर से फोर्स लगाते हो इस तरफ से, तो ये इतना x ऊपर से इस तरफ डिस्प्लेस हो गया, नीचे तो फिक्स किया हुआ था। जब ये डिस्प्लेस हुआ तो नीचे फिक्स था, तो यहां एक एंगल बनेगा, यहां क्या बनेगा, एंगल बनेगा, सपोज दिस इज फाई। अब इसमें हम लोग चेंज इन अपॉन ओरिजिनल कैसे बोलेंगे, तो इसके चेंज इन के लिए हम लोग क्या काम में लेने वाले हैं, फाई, क्योंकि इसमें एंगल बनता है। तो जो चेंज हुआ है वो किसकी फॉर्म में लिखने वाले हैं, एंगल की फॉर्म में। और ये चेंज बहुत कम होता है, ये चेंज बहुत कम होता है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, फाई, क्योंकि tan फाई ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, फाई के इक्वल। अब देखो tan फाई की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो क्या आएगा, x अपॉन l, x अपॉन l, ठीक है। ये आपका लेंथ हो जाएगा l, और ये आपकी क्या हो जाएगी, x। ये और ये दोनों सेम रहेंगे, तो ये x हो जाएगा और ये लेंथ हो जाएगी, ठीक है। ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, क्लियर। सो tan फाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x अपॉन l। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर सरफेस, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन अपर सरफेस, अपॉन में क्या आएगी, डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट साइड, डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट साइड, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट साइड। सो tan फाई इज इक्वल टू फाई, दिस इज इक्वल टू x अपॉन l। इसको हम क्या बोलते हैं, शियरिंग स्ट्रेन। बस इतना सा ध्यान रखना, ऊपर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और इसकी लेंथ कितनी है, l, ये आपका जाएगा शियरिंग स्ट्रेन, सिंपल। और देखो नंबर 3 है वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये इसको बल्क भी बोलते हैं। चलिए छोड़ो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की हम बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अभी हमने आप देखा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, वही बात है कि आप इसको अगर लिखोगे तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन v, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल, वही चीज पहले ये ऐसे था, फिर ये ऐसे हुआ, डेल्टा v कम हो गया, पहले v था और v माइनस डेल्टा v रह गया। कब रहा, जब इस पे सेम अमाउंट का फोर्स सभी डायरेक्शन से काम करना स्टार्ट किया, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो ये जो है कुछ आपके स्ट्रेन वगैरह जो दिए हुए हैं, बस इसमें जो मेन बात ये है कि अगर हम इसको इधर फोर्स लगा रहे तो सेम फोर्स इधर भी लग रहा है, या फिर हम लोग उसको एक तरह से फिक्स करें, ये हमने फिक्स किया। अगर आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब होता है कि इस तरफ भी एक फोर्स है, काम कर रहा है उतने ही अमाउंट का, क्लियर है। तो यहां तक हमने जो पढ़ा है वो कंप्लीट इंट्रोडक्टरी लेवल में आता है, कि इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। ये 2 वीडियोस आपने देखे हैं। अब जो पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे हम लोग लेवल पे आने वाले हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। इन्हीं के ऊपर जो है अभी यंग्स मॉडल्स आएगा, हुक्स लॉ आएंगे, उनके अकॉर्डिंग जो है आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। अभी जो मैंने पढ़ाया उसमें न्यूमेरिकल नहीं है, बट इसके जो फॉर्मूले हैं वो हमारे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में काम में आने वाले हैं। ओके, तो अगर किसी बच्चे ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो भी अपलोड होंगे वो सब आपके पास पहुंच जाएंगे। थैंक यू।